नमस्ते दोस्तों। काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे आग्रह कर रहे थे कि मैं BSOG 171 की वीडियो हिंदी में बनाऊं। तो आज मैं ये वीडियो को हिंदी में बनाऊंगी, क्योंकि शुरुआत में जब मैं वीडियो बना रही थी तो बस ऐसे ही डाल दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, और वीडियो मैं लगातार ही सारे यूट्यूब पर डाल दी तो फिर मैं उस वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं सोची कि मैं वापस से हिंदी माध्यम के लिए एक अलग से ही वीडियो बना देती हूँ। तो ये भारतीय समाज का जो विषय है ये थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं, और जिस ऑनर्स पेपर के लिए इस विषय को चयन किया गया है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। क्योंकि अगर आप समाज शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें ये विषय को जोड़ा जाता तो शायद आपको आसान हो जाता, लेकिन अगर आपका राजनीतिक विज्ञान है या फिर इतिहास है तो ये पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि हिंदी माध्यम के छात्रों का भी साथ दिया जाए, उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ। मैं पहले ही वीडियो बना देती, लेकिन मैं सबको कहती थी कि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती, लेकिन मुझे हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर में नहीं आती, पर मैं अपने फ़ोन से तो कर ही सकती हूँ। तो बहुत ही छोटे में मैं लिखी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारी बातें बता दूँ। ये एक सारांश की तरह होगा, आपको सिर्फ मेरे ही वीडियो पे निर्भर नहीं रहना। मैं आपको सारी बातें तो बता दूंगी, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद भी आप एक बार इसे अपने से पढ़ेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और एक बात बता दूं, हिंदी टाइपिंग बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और आपके नज़दीकी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आगे बिना समय गंवाए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो प्रस्तावना, ये तो पढ़ना ही है। उसके बाद भारतीय सभ्यता के अध्ययन के दृष्टिकोण, फिर है भारत के भूगोल की समझ, भारत की संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना, भारतीय सभ्यता के एकता पर विमर्श। इन सारे ही चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे हम अलग अलग भाग में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अगर छोटा रहेगा तो सभी लोग आसानी से देख लेंगे, और मुझे भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी होती है और मुझे समय नहीं मिलता कि मैं बहुत सारे वीडियो एक ही दिन में बना दूँ, ठीक है ना। तो जितना छोटा होगा मुझे एडिट करने में उतना ही समय कम लगेगा और आपको भी फ़ायदा होता रहेगा, ठीक है। तो आज के भाग में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना और भारतीय सभ्यता के अध्ययन के दृष्टिकोण, ठीक है। तो इन दो भाग को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जब आप सबसे पहली लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, भारत विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता है और 1.25 अरब लोगों का घर है। प्राचीनतम सभ्यता, हम जानते हैं कि हमारे भारत को प्राचीन काल से जाना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि भारत विश्व का प्राचीनतम सभ्यता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो और क्या खास बात है हमारे भारत की। भारत में सांस्कृतिक विविधता है और इसी विविधता में अनेकता भी है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में कई तरह के लोग हैं, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, किसी का नस्ल अलग है। तो इस तरीके से क्या है, विविधता, लेकिन इसी विविधता में एक अनेकता है कि हम भारतीय हैं, है ना। उसके बाद देखो इस विविधता का कारण क्या है, ऐतिहासिक प्रवसन। प्रवसन का मतलब क्या हुआ कि बाहर से कितने सारे लोग हमारे भारत में आए थे, ये एक कारण है यहाँ की विविधता का। अब इस प्रवसन का उदाहरण तो हमारे प्राचीन काल में भी है, मध्यकालीन भारत में भी है और आधुनिक भारत में भी है। अब हर एक का उदाहरण ही आप देख लो। प्राचीन काल में आर्यन, वो हमारे भारत में आए थे। दूसरा, मध्यकालीन भारत में जितने भी हमारे सल्तनत के राजा हो गए, मुगल के राजा हो गए, वो सारे बाहर से आए थे। और आधुनिक भारत में अंग्रेज, ये लोग सारे आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जितने लोग बाहर से आए वो अपने धर्म यहाँ पर लेके आए, वो अपनी जातियाँ यहाँ लेके आए, वो अपनी सोच यहाँ लेके आए। तो इससे क्या हो गया, हमारे भारत में बहुत सारे विविधता हो गई, बहुत सारे लोग हो गए, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे भारत की खास बात क्या है कि यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता है और इसी विविधता में अनेकता भी है, ठीक है। तो यही सारे के बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। फिर देखो, भारत की सभ्यता को पढ़ने के बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, उसी को हमें पढ़ना है। तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है भारतीय सभ्यता के पढ़ने के दृष्टिकोण।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आ रहा है भारतीय सभ्यता, यानी कि सभ्यता। ये जो शब्द सभ्यता है इसका मतलब होता है नागरिक या शहरवासी। ये जो सभ्यता है ये सिविस वर्ड से निकला है, ठीक है। सिविस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब ही होता है नागरिक या शहरवासी। इसके अलावा भी सभ्यता को हम और भी कई तरीके से जानते हैं, जैसे कि कृषि का कार्य हो गया, व्यापार हो गया, निवास स्थान हो गया, अनेक संस्कृति, कला, धर्म, प्रशासनिक, राजनीतिक संरचना, हर एक चीज़ का मतलब सभ्यता हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया ना कि सभ्यता सिविस शब्द से निकला है और इसका मतलब ही है नागरिक या शहरवासी। तो नागरिक की जिंदगी में जितने भी सारे चीज़ हो रहे हैं वो सारे ही सभ्यता शब्द में सम्मिलित हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सभ्यता का मतलब इतने सारे चीज़ लिखे गए हैं, कार्य, व्यापार, निवास स्थान, कला, धर्म, ठीक है। आप किताब में पढ़ना ये सारे चीज़ लिखे हुए हैं। अब सभ्यता का मतलब तो हमें पता चल गया। हमारी सभ्यता क्या थी? हमारी सभ्यता का पहचान कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चलता है? उनकी शिल्प कृतियों से और स्मारकों से। अब खुदाई करने के बाद कई सारी शिल्प कृतियाँ मिली थी, जिसमें से बहुत सारे घड़े, सिक्के, कई सारे खिलौने और बहुत सारे स्मारक। ये सब से पता चलता है कि पहले यहाँ पे कोई सभ्यता हुआ करती थी। वही सभ्यता है ना सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कितने सारे जगह आते थे, जैसे कि क्या हो गया हमारा हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा और भी कई सारे, है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीनतम सभ्यता है और यही कारण है कि भारत को सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी चीज़ मिले हैं सभी चीज़ वर्णन करते हैं भारतीय सभ्यता के बारे में। यहाँ की समाज, यहाँ की संस्कृति, जितने भी चीज़ आज हम देख रहे हैं वो सारे आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होंगे। जैसे कि आप बहुत सारे इतिहासकार को ही देख लो, वो सारे जितने भी खोज किए हैं वो आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता से हम यहाँ की समाज को, यहाँ की संस्कृति को प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम अपने भारतीय समाज को किस तरीके से समझेंगे, तो कोण के अनुसार हम इसे 4 तरीकों से समझ सकते हैं। क्या क्या 4 तरीका है? सबसे पहले सूचीपत्र दृष्टिकोण, फिर दूसरा है सांस्कृतिक मूल तत्व दृष्टिकोण, फिर है सांस्कृतिक संचार और दृष्टिकोण, और आखिर में है भारत को एक प्रकार के रूप में देखना। तो ये 4 अलग अलग करके दिए हुए हैं, तो अलग अलग ही हम इसे समझेंगे। सबसे पहला जो कहा जा रहा है सूचीपत्र दृष्टिकोण, इसे आपको इस तरीके से लिख के दिया हुआ है किताब में, लक्षणों का सूचीपत्र बनाना। तो देखो इसके माध्यम से हम अपनी सभ्यता को कैसे समझते हैं। तो इस तरीका के अंदर आता है लक्षणों, संस्थानों और गुणों को पकड़ो। यानी कि यह दृष्टिकोण से हम लक्षणों पे, संस्थानों पे और गुणों पे बल देते हैं और निश्चित करते हैं कि किस चीज़ को भारतीय मानी जाए। जैसे कि उदाहरण से समझो, हम बहुत सारे लक्षणों और गुणों की सूची बनाएंगे और उससे पता चलेगा कि क्या भारतीय होने का गुण है। क्योंकि अभी भी अगर आप कई सारे भारतीयों को देखोगे तो उनके लगभग गुण एक जैसे होंगे, उनके लक्षण एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण में कहा जा रहा है कि हम उनके लक्षणों से, उनके संस्थानों से और उनके गुणों से व्याख्या करेंगे कि कौन सा गुण भारतीय का गुण है, कौन सा लक्षण भारतीय का लक्षण है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी भारतीय सभ्यता का उल्लेख कर सकते हैं। तो सबसे पहला दृष्टिकोण क्या हो गया भारतीय सभ्यता को पढ़ने का? लक्षणों का सूचीपत्र बनाना, ठीक है। हम लक्षणों का सूची बना लिए, यानी कि क्या करो, आप एक कागज ले लो, उस कागज में बहुत सारे लक्षण लिख दो और देखना उसमें से लगभग लक्षण, लगभग गुण बहुत सारे भारतीयों के होंगे। यहाँ पे जो शब्द संस्थान आया है इसका मतलब होता है कि भारत के गांव, भारत के शहर, भारत के परिवार, भारत की विवाह, भारत की भाषा, भारत के धर्म, सारे चीज़ वो क्या हो जाएंगे, संस्थान, ठीक है। तो आप लगभग देखो कि यहाँ पे जितने भी गांव हैं, यहाँ पे जितने भी शहर हैं, यहाँ की शादी, यहाँ के त्यौहार, सारे चीज़ आपको एक जैसे लगेंगे पूरे भारत में, ठीक है ना। जैसे कि त्यौहार के नाम भले ही अलग होते हैं लेकिन वो त्यौहार हम सारे भारतीय एक साथ मिलके मनाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक लक्षण ही हो गया ना, ये क्या हो गया, यहाँ का एक गुण ही हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये हम सूची पत्र बना दिए कि इस तरीके से सारे लक्षण है, ये गुण है, यहाँ पे विवाह इस तरीके से हो रहा है, तो पूरे भारत में आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। यही हो गया लक्षणों के सूची पत्र बनाना। तो ये दृष्टिकोण आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम आगे देखते हैं, दूसरा दृष्टिकोण है सांस्कृतिक सार का अध्ययन। यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ हमें किस पे जोर डालना है, सांस्कृतिक सार पे। ठीक है, देखो सांस्कृतिक मूल तत्व, इसका अध्ययन हमें करना है। तो इस दृष्टिकोण में हमें क्या करना है, सांस्कृतिक मूल तत्व का अध्ययन करना है। और सांस्कृतिक मूल तत्व किस पर जोर डालता है, यहाँ की रीति रिवाज पे। रीति रिवाज हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ की प्रक्रिया क्या है, रीति या फिर प्रक्रिया। तो रीति रिवाज और प्रक्रिया, इससे हम बता सकते हैं कि भारतीय का संस्कृति कैसा है। तो अभी मैं आपको बताई कि लगभग भारतीयों के लक्षण, भारतीयों के गुण एक जैसे होते हैं। उसी तरीके से भारतीय की संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उनकी प्रक्रिया एक जैसी होती है। जैसे आप एक उदाहरण ले लो कि विवाह के पश्चात लड़कियां अपना घर छोड़ के लड़कों के घर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रीति रिवाज कह लो या फिर एक प्रक्रिया कह लो कि शादी के बाद लड़की को घर छोड़ के जाना ही है। तो आप पूरे भारत में देख लो, ये चीज़ आपको दिखेंगे। हाँ, कहीं कहीं ये चीज़ नहीं होता, तो कुछ जगह पे नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे आपको ये चीज़ एक जैसे मिलेंगे। तो इस दृष्टिकोण में किस पे जोर डाला गया, रीति रिवाज पे, प्रक्रिया पे, कि सांस्कृतिक मूल तत्व से हम भारतीय सभ्यता को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है सांस्कृतिक संचार का अध्ययन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सांस्कृतिक संचार। तो कहने का ही अर्थ है कि इस दृष्टिकोण पे ज़्यादा बल किस पे दिया जा रहा है, संचार पे। जैसे कि आप समझो, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हम अपने दादा दादी से सुन लेते हैं, अपने नाना नानी से सुन लेते हैं कि पहले के ज़माने में लोग कैसे हुआ करते थे और अब के ज़माने में कैसे हैं। तो ये क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। मेरे दादा दादी मुझे दिए, फिर मैं इसे अपने आगे वाले पीढ़ी को दूंगी, तो इससे क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। जैसे यहाँ भी उदाहरण से समझो, हमारे परिवार में ऐसे कई सारी रीति रिवाज है जो कि पुरखों से चली आती है। ठीक है, तो पहले हमारे दादा दादी किया करते थे, फिर हमारे पापा मम्मी करते हैं, फिर शायद हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे दादा दादी हमारे मम्मी पापा को वो चीज़ बताएं, हमारे मम्मी पापा वो चीज़ हमें बताएं। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है, ये संचार हो रहा है, एक से दूसरे तक पहुंच रहा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है भारतीय सभ्यता को पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो पहले के ज़माने में हुआ करते थे वो धीरे धीरे करके हम तक पहुंच ही जाते हैं। फिर वो हम कहानी के द्वारा सुने या फिर किताबों में पढ़ के समझे, यानी कि जो पहले के समय में हो रहा था वो हम तक तो पहुंच जा रहा है। जैसे कि आप देख लो, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी अब तो टीवी पे दिखाने लगा, लेकिन पहले हम लोगों के दादा दादी ये सारे चीज़ हमें सुनाया करते थे। तो उससे क्या हो रहा था, संचार हो रहा था। तो इस तरीका में समझ गए कि हमें क्या करना है, संचार पे बल देना है, और संचार के द्वारा हम इस दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। तो ये भी एक तरीका हो गया भारतीय सभ्यता को समझने का। ठीक है, तो क्या हुआ, विभिन्न स्तर पर संचारित, समझ गए, संचार का मतलब एक से दूसरे तक पहुंचना। उसके बाद देखो, अगला है भारतीय संस्कृति का एक किस्म के रूप में वर्णन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दृष्टिकोण है इसे हम कहते हैं तुलनात्मक समाजशास्त्रियों। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो सभ्यता है उसे हम दूसरे की सभ्यता से तुलना करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया, तुलनात्मक समाजशास्त्रियों। जैसे कि उदाहरण से समझो कि भारतीय सभ्यता को हम तुलना कर रहे हैं अंग्रेजी सभ्यता से। ठीक है, अगर हम अंग्रेज से अपने भारत की तुलना करेंगे तो क्या दोनों एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे भारत की सभ्यता तो एकदम अलग है। हमारे काम करने के तरीके, हमारे रहने के तरीके, हमारे खान पान के तरीके, हमारे रीति रिवाज, सारे चीज़ आपको अंग्रेज से अलग मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी भारतीय सभ्यता अंग्रेजी सभ्यता से एकदम अलग है, चाइनीज सभ्यता से अलग है, अमेरिकी सभ्यता से अलग है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण में किस पर बल दिया गया, तुलनात्मक चीज़ों पे। ठीक है, हम तुलना करेंगे अपने सभ्यता को दूसरे सभ्यता से। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है भारतीय सभ्यता या किसी भी सभ्यता को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम तुलना करके समझेंगे कि हमारे सभ्यता में क्या अलग बात है। ठीक है ना, तो भारतीय सभ्यता एक प्राचीनतम सभ्यता है, विविध सभ्यता है, लेकिन विविधता में अनेकता भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम चारों ही दृष्टिकोण को पढ़ लिए। एक बार वापस से देख लो, ये कौन के 4 दृष्टिकोण थे। सबसे पहले था सूचीपत्र। सूचीपत्र में सूची बना लो आप गुणों की, लक्षणों की, सारे चीज़ों की, है ना। देख लो यहाँ पे क्या था, लक्षणों, संस्थानों, गुणों, सारे की सूची बना लो और फिर अध्ययन करो कि हमारे भारतीयों में क्या लक्षण एक जैसे हैं।
क्या गुण एक जैसे हैं। तो इसके द्वारा हम भारतीय सभ्यता को पढ़े। उसके बाद दूसरा क्या था, सांस्कृतिक सार का अध्ययन, यानी कि हमारा सांस्कृतिक मूल तत्व क्या है उसके बारे में, रीति रिवाज, प्रक्रिया, ये सारे चीज़ को हम पढ़े और इसके द्वारा हम समझने की कोशिश की हमारी सभ्यता को। इसके बाद क्या था, सांस्कृतिक संचार का अध्ययन, यानी कि संचार करके हमारे दादा दादी से मम्मी पापा तक, मम्मी पापा से हम तक और आगे भी चलता रहेगा। तो संचार के द्वारा हम अध्ययन किए हमारी भारतीय सभ्यता का। और इसके बाद क्या था, भारतीय संस्कृति का एक किस्म के रूप में वर्णन करना। किस्म में मतलब तुलनात्मक, तुलना कर रहे थे हम अपने भारतीय समाज को दूसरे समाज से और इसी तरीके से भारतीय सभ्यता को समझे। ठीक है, तो ये एक आधुनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो जितने भी चीज़ मैं आपको बताई हूँ आपको इसे एक बार किताब से पढ़ लेना है ताकि कुछ भी ना छूटे और आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रस्तावना और भारतीय सभ्यता को आज हमने पढ़ लिया। अब आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत बच रहा है तो आप मुझसे कह सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं कभी भी हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ी हूँ, न पढ़ाई हूँ। पहली बार कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है तो आग्रह करती हूँ कि आप इसे शेयर करोगे और काफ़ी लोगों तक पहुँचाओगे ताकि मुझे पता चले कि मैं सही पढ़ा रही हूँ। और कहीं भी कुछ भी कमी लग रहा है या फिर कोई भी शब्द को मैं गलत तरीके से बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि मैं क्या चीज़ गलत बोल रही हूँ। बस यही कहना था। तो आज के लिए बस यहीं तक। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।